गुड डे बच्चों, वेलकम टू सीए फाइनल। पहला पेपर जो है फिनेंशियल रिपोर्टिंग। ये जो पेपर है इसका रुख बदल चुका है। पहले ये बहुत सा एएस फोकस था। एएस जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो आप आईपीसी में पढ़ चुके हो, लेकिन आप सीए फाइनल लेवल में ये एएस भी कवर करेगा और उससे भी इंपॉर्टेंट इंड एएस को कवर करेगा। इंड एएस जो कि है भारत का आईएफआरएस। इस लेक्चर में मैं आपको एएस, इंड एएस कवरेज एग्जाम में और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पर एएस और इंड एएस में बहुत फर्क पड़ता है, जो कि बहुत से एरियाज में आएगा, इसका हम एक ओवरव्यू करेंगे इस लेक्चर में। अब से लेकर मई 17, नवंबर 17, मई 18, नवंबर 18, मई 19 ... आप इंड एएस में बहुत सा क्वेश्चंस अपने पेपर में एक्सपेक्ट कीजिएगा। और ये थियरी क्वेश्चंस नहीं होता है, ये पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप अपने पेपर में एक्सपेक्ट करें। आज के इस लेक्चर में हम ओवरव्यू कर रहे हैं एएस और इंड एएस का, और थोड़ा कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स भी कर रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि हमारा पेपर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे बदल रहा है। हम जो लेक्चर्स करेंगे आज, ये पहला एएस और इंड एएस का ओवरव्यू लेक्चर है। इसके बाद हम एक एक टॉपिक के अंदर भी जाकर लेक्चर्स करेंगे। मगर ये वाला जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एएस और इंड एएस का कवरेज पर बहुत फोकस करना है और इस कवरेज का इंपॉर्टेंस को समझना है। अब देखिए, मैं आपके स्लाइड में डाल रहा हूं, आप ध्यान से जरा देखिएगा। अब क्या है, एक है एएस जो कि कंपनीज एक्ट रूल्स 2006 के अंदर नोटिफाई किया गया है। दूसरा है इंड एएस जो कि कंपनीज एक्ट रूल्स 2013 के अंदर नोटिफाई किया गया है। आपके एग्जाम में आपको ये दोनों का ही एप्लीकेबिलिटी है, ये दोनों का एप्लीकेबिलिटी आपको आपके एग्जाम्स में है। एएस का भी एप्लीकेबिलिटी है, इंड एएस का भी एप्लीकेबिलिटी है। और जैसा जैसा आप आगे जाओगे टाइम में, हर अटेम्प्ट में इंड एएस आपका वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर एग्जामिनर का फोकस बना रहेगा, ये है फोकस ऑफ द एग्जामिनर। यहां पर इंस्टीट्यूट का फोकस बहुत जमा रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहले देखिए, ये दोनों ही स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है, दोनों है स्टैंडर्ड्स इन अकाउंटिंग। एएस का फुल फॉर्म है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस का फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पहले आप समझिए, दोनों ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। एएस जो है 1 to 29 आपको एप्लीकेबल है, एएस 1 से लेकर एएस 29 तक ये पूरा बॉडी एएस का है। सिमिलरली इंड एएस का अपना खुद का बॉडी है, जहां बहुत से इंड एएस एप्लीकेबल है। अगर आप कोई एरिया उठाएं जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो एएस में भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, यहां भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स कवर्ड है, इंड एएस में भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स कवर्ड है। ये दोनों पैरेलल चलते हैं, एएस भी चलता है, इंड एएस भी चलता है, पैरेलल चलते हैं। दो रेलवे ट्रैक है, दोनों पैरेलल चलता है। अब ऐसा है कि कुछ कंपनियां हैं जिनको इंड एएस फॉलो करना है, तो वो इंड एएस फॉलो करेंगे, और कुछ कंपनियां हैं जो एएस फॉलो करेंगे, तो उनको एएस फॉलो करना है।
तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने दो पटरी बिठा दी है, एक है एएस वाला पटरी, एक है इंड एएस वाला पटरी। और हमने कहा देखिए ये सारे जो कंपनी है ये सारे इंड एएस फॉलो करेंगे, अच्छा ये बाकी जो सारे कंपनी है आप एएस फॉलो कर देना। तो अब इंडिया में थोड़े कंपनीज होंगे जो एएस फॉलो करेंगे, थोड़े कंपनीज होंगे जो इंड एएस फॉलो करेंगे। और आप सीए पढ़ रहे हो तो आपको दोनों ही पता चलना चाहिए। इंड एएस जो है ये ऐसे कंपनी फॉलो करेंगे जो लिस्टेड है, जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, जो सारे इंपॉर्टेंट कंपनीज है। आप जो देखते हो न्यूज में, हिंदुस्तान लीवर देखते हो, रिलायंस देखते हो, आईसीआईसीआई बैंक देखते हो, ये सब जो बड़े बड़े कंपनी है ये सारे इंड एएस फॉलो करेंगे। और जो छोटे कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वन मैन कंपनी है, दो शेयर होल्डर वाला कंपनी है, जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ के नीचे है, छोटे हैं, ये सारे एएस फॉलो करेंगे। तो गवर्नमेंट ने दो रेल की पटरी बना दी, एक ब्रॉड गेज बना दिया, एक नैरो गेज बना दिया। और यह कहा कि जो बड़े बड़े ट्रेन है, जो बड़े ट्रेन है, जो राजधानी एक्सप्रेस है, जो शताब्दी एक्सप्रेस है, वो सारे आप इंड एएस के पटरी में चलाओ। और बाकी जो छोटे छोटे हैं, पैसेंजर वाले गाड़ी है, गुड्स वाले गाड़ी है, छोटे कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, छोटा है, उनको एएस के पटरी में जाने दो। अब आपका ये एक्सपेक्टेशन है सीए इंस्टीट्यूट का, सीए फाइनल में, कि बच्चे तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़कर बाहर जाएंगे। अब कुछ बच्चे छोटे कंपनीज को सर्विस करेंगे, कुछ बच्चे बड़े कंपनीज में सर्विस करेंगे, कुछ बच्चे प्रैक्टिस करेंगे जहां पे छोटे कंपनी भी आता है, बड़े कंपनी भी आता है। तो आपको तो दोनों पता होना चाहिए। आपको छोटा नैरो गेज वाला एएस भी पता होना चाहिए और बड़ा ब्रॉड गेज वाला इंड एएस भी पता होना चाहिए। इसीलिए आपके सिलेबस में अब दोनों का कवरेज आ चुका है और आपको दोनों पढ़ना है। सर दो स्टैंडर्ड क्यों बनाए, हमने एक ही बनाते हैं। भारत ने ऐसे क्यों किया कि एक ब्रॉड गेज बना दिया, एक नैरो गेज बना दिया, एक ही बनाते बस, सभी उसी में चढ़ जाते। नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि सारे कंपनीज जो इंडिया में हैं एक ही लेवल के नहीं है, पहला वो। दूसरा ये जो इंड एएस वाला पटरी है, जो हमारा ब्रॉड गेज है, जहां पे सारे बड़े लिस्टेड कंपनी है, इस इंड एएस को फॉलो करने में कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट लगता है, अकाउंटिंग सिस्टम्स ऐसे होने चाहिए जो कि हम छोटे मोटे कंपनियों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उनको हम तकलीफ में नहीं डालना चाहते। अगर आप बड़े हो तो आप ये कॉस्ट ले सकते हो, आप ये कंप्लायंस कर सकते हो, इसीलिए हमने आपको इंड एएस में डाल दिया है। आप छोटे हो, जब तक आप छोटे हो तब तक आप नैरो गेज में चलिए, एएस फॉलो कीजिए, वहां पर कंप्लायंस कम है, कॉस्ट कम है, डिस्क्लोजर कम है, रिपोर्टिंग कम है, मगर आपके लेवल के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप बड़े बन जाते हो तो आप पर भी इंड एएस लागू हो जाएगा, आपको भी कंप्लायंस है, आपके पास भी डिस्क्लोजर्स बहुत करने हैं, आपके एनुअल रिपोर्ट में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाते हैं, तो आपको उस कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने की आप क्षमता भी रखते हो। इसीलिए इंडिया, भारत इतना डाइवर्स है, इतने सारे कंपनीज यहां ऑपरेट करते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ा, उनको दो सेट ऑफ स्टैंडर्ड लागू करना पड़ा। एक एएस जो कि छोटे कंपनीज करेंगे, दूसरा इंड एएस जो कि बड़े कंपनी करेंगे। अब आप ये भी ध्यान देना, सर ये दोनों में डिफरेंस है भी और नहीं भी। प्रिंसिपल डिफरेंसेस कम है, डिस्क्लोजर डिफरेंसेस है, रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर्स है, और कंसेप्चुअल डिफरेंसेस भी बनता है दोनों एएस में और इंड एएस में। अगर आप एक आइटम लेते हो, बोरोइंग कॉस्ट, आपने आईपीसीसी में पढ़ा है, बोरोइंग कॉस्ट एएस 16 जो कि इंड एएस में इंड एएस 23,
अब बोरोइंग कॉस्ट जो है इसका एएस में और इंड एएस में बहुत भारी अंतर है। इंड एएस में कैलकुलेशन जो होता है बोरोइंग कॉस्ट का वही अलग है कंपेयर टू एएस। तो फर्क है, एक ही एरिया में दोनों पटरी अलग अलग भाषा बोलते हैं। आपको हम यह भी बता दें कि इंड एएस जो है, जो हमारा बड़ा पटरी है, ये ग्लोबल दुनिया में जो अकाउंटिंग होता है उससे मैच करता है। उसको कहते हैं आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और हमारा इंड एएस इंडिया का आईएफआरएस है। आप इंड एएस और आईएफआरएस रखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिफरेंस है तब भी मगर सिमिलर है। इसीलिए हमने सारे बड़े कंपनियों को इंड एएस लागू किया, क्योंकि बाहर के बहुत पैसा इंडिया में लगता है, बाहर के बहुत इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और उनका यह रिक्वायरमेंट था कि देखिए आपका जो एनुअल रिपोर्ट आता है ये हमें नहीं समझता है, हम तो सिर्फ आईएफआरएस समझते हैं, तो इस लैंग्वेज में कुछ दीजिएगा। इसीलिए हमने इंड एएस को क्रिएट किया है। एएस और आईएफआरएस में तो बहुत अंतर है, इंड एएस और आईएफआरएस बहुत सिमिलर है। इस ब्रॉड एनालिसिस के बाद हम थोड़ा कंसेप्चुअल एनालिसिस करेंगे एएस और आईएफआरएस के डिफरेंसेस में। आपको यह भी बता दूं कि इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट रचा है, प्रोग्राम किया है, जहां पर बहुत से एएस जो है उसको अमेंड किए जा रहे हैं। एएस 10 को अमेंड किया गया, उसका पहले नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, अब उसको किया गया है नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। बहुत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे उनको हम अमेंड कर रहे हैं और उनको इंड एएस से क्लोज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि क्या है, ब्रॉड गेज अलग है, नैरो गेज अलग है, बहुत अंतर था। और कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे छोटे कंपनी भी वो कंप्लायंस कर सकते हैं। तो जहां जहां वो हो रहा है हम उसको अमेंड कर रहे हैं और एएस को अमेंड करके हम इंड एएस की थोड़ी और नजदीक ले आ रहे हैं। फर्क तो तब भी रहेगा, एएस और इंड एएस में फर्क तब भी रहेगा, मगर थोड़े प्रिंसिपल डिफरेंसेस है जो हम रिजॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए आप ये देखोगे कि एएस में अमेंडमेंट बहुत हो रहा है और उसका यह रीजन है, कारण है कि उसे हम इंड एएस के नजदीक ला रहे हैं। जहां जहां पॉसिबल है, जहां जहां कंप्लायंस का स्ट्रेस नहीं है, जहां जहां कॉस्ट का स्ट्रेस नहीं है, वहां वहां एरियाज में हम इसको थोड़ा थोड़ा ट्वीक करके अमेंड कर रहे हैं। अब आप जब आईपीसीसी पढ़ रहे हो, आप सभी बच्चे आईपीसीसी पढ़ के यहां पर बैठे, तो आप आईपीसीसी में अपने माइंड में अकाउंटिंग का थोड़े प्रिंसिपल्स लेकर आए हो। और आप जब आप सीए फाइनल में बैठे हो, आपको एएस पढ़ना है, इंड एएस पढ़ना है, तो थोड़ा ये जो प्रिंसिपल्स आपके माइंड में सेट हुआ है, इसे हमें थोड़ा हिलाना होगा। इसे हिलाना होगा क्योंकि अगर ये नहीं हिलता है तो आप इंड एएस का रियल मतलब नहीं समझ पाओगे। ये समझने के लिए, ये अप्रिशिएट करने के लिए कि हम ऐसे इंड एएस में क्यों करते हैं, आपका थोड़ा फंडामेंटल्स हमें विजिट करना है और इस फंडामेंटल्स को थोड़ा हमें रीस्ट्रक्चर करना है। अब ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ते हो एक कंसेप्ट जिसका नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म देते हैं एचसी, हिस्टोरिकल कॉस्ट। एएस जो है, एएस लार्जली ये जो हमारा नैरो गॉज का पटरी है, ब्रॉड गेज नहीं, नैरो गेज, ये लार्जली हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर इसको रखा गया है। आप एएस 10 पढ़ोगे, एसेट्स को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट में अकाउंट करते हैं। सारा हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस अकाउंटिंग होता है एएस में। अब थोड़े थोड़े वहां पर हम अमेंड कर रहे हैं, मगर लार्जली हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। मगर जब आप इंड एएस में आओगे
तो आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग में बहुत कम डिपेंडेंसी मिलेगा। यहां पर इंड एएस पर जो मैं रेड में लिख रहा हूं, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस पड़ेगा फेयर वैल्यूएशन का, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। दोनों ही मेथड्स है अकाउंटिंग के, एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। आपने सीपीटी किया, 11th 12th किया, कुछ बच्चे बीकॉम भी कर चुके हैं, एफवाई एसवाई। अब सारे बच्चे हिस्टोरिकल कॉस्ट अपने जहन में ले चुके हो। इसको थोड़ा टर्न करना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि फेयर वैल्यूएशन क्यों अब इंपॉर्टेंट है, फेयर वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें हम क्यों स्लोली मूव कर रहे हैं। एएस भी मूव कर रहा है फेयर वैल्यूएशन की तरफ, मगर अब भी हिस्टोरिकल कॉस्ट में अपने पैर जमाए हुए हैं। इंड एएस ज्यादा कर फेयर वैल्यूएशन पे खड़ा है, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में। तो अगर आप स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड पढ़ोगे, हम बहुत से डिफरेंसेस पढ़ेंगे। ये वाले जो एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने में कि भाषा कैसे अलग है एएस का और इंड एएस का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल से आप समझिए कि अब हिस्टोरिकल कॉस्ट सोचते हैं, करते हैं, ठीक है, आदत पड़ चुका है अब तो, मगर हमें कैसे स्लोली बट श्योरली फेयर वैल्यू की तरफ अपना नजरिया मुड़ाना है। देखिए, कंपनी ने, स्लाइड में ध्यान दें, कंपनी ने एसेट खरीदा। कंपनी बाइज एसेट फॉर 5 lakhs। कंपनी ने एक एसेट खरीदा, 5 लाख रुपया देकर हमने एक एसेट खरीदा। अब चाहे एएस हो या इंड एएस हो, जर्नल एंट्री में कोई फर्क नहीं है। खरीदा है, 5 लाख रुपया दिया है, तो दोनों ही, चाहे आप एएस देखो या आप इंड एएस देखो, जो खरीदी का जर्नल एंट्री है वो सेम है। यहां पर हम लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख। यहां पर भी हम लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है इंसेप्शन एंट्री में। यह है इंसेप्शन वाला एंट्री, सेम है दोनों में। हमने 5 लाख रुपया दिया है, हमने 5 लाख में एसेट खरीदा है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख। लेकिन जब बैलेंस शीट बनेगा, सोचिए ये 1 जनवरी को हमने किया है, 1 जनवरी, अब आया 31 मार्च, रिपोर्टिंग डेट है, ये शेयर होल्डर को बताना है हम कहां पर खड़े हैं। जब 31 मार्च आता है तो एएस में, बैलेंस शीट में, इस एसेट को हम एट कॉस्ट बताते हैं। एसेट एट कॉस्ट बताते हैं 5 लाख, लेस डेप्रिसिएशन। जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो डाल के एज्यूम करें। अब डेप्रिसिएशन हमने इस एसेट में लिया नहीं है, 5 लाख रुपया। ये हम करते हैं एएस में। इंड एएस इसकी इजाजत तो देता है, कहता है कर सकते हो हिस्टोरिकल कॉस्ट में, मगर हम प्रेफर नहीं करते हैं। हम प्रेफर करते हैं फेयर वैल्यूएशन। चलिए, जहां से हम रोके वहां से स्टार्ट करते हैं, वापस यहां पर आते हैं। हमने एक एसेट खरीदा 5 लाख रुपए में, तो एएस हो या इंड एएस हो, हैप्पी बर्थडे वाला एंट्री सेम है। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख, एएस में भी हमने पास किया। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख, इंड एएस में भी हमने पास किया।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एएस में जब बैलेंस शीट बनता है 31 मार्च का, एसेट का जो लेजर बैलेंस है 5 लाख, हम उसमें उसको रख देते हैं। या डेप्रिसिएशन किया है, सोचिए डेप्रिसिएशन किया है और हमने इसको 4.5 लाख रुपए में खड़ा कर दिया, 50,000 हमने डेप्रिसिएशन दिया। अब इंड एएस ये वाला जो ट्रीटमेंट है इसको नकारता नहीं है, ये भी आप समझिए, नकारता नहीं है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में आप रखते हो, प्रिफर नहीं करता है। हमारे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में इंड एएस में इसको प्रिफर नहीं किया जाता है। वो कहते हैं एसेट को आप फेयर वैल्यू में स्टेट करें 31 मार्च को, इसका फेयर वैल्यू क्या ये बताइए। अब ऐसे हम क्यों करते हैं, आप जरा समझिए इसका लॉजिक क्या है इंड एएस में। देखिए इंड एएस ये कहता है जब भी आप अपना P&L स्टेटमेंट बनाते हो, यहां से आपको बैलेंस शीट वाला लॉजिक समझ में आएगा। जब भी आप अपना P&L स्टेटमेंट बनाते हो, यहां आता है सेल्स, हाँ सर आता है सेल्स, यहां आता है परचेसेस, हाँ सर परचेसेस, यहां आता है सैलरीज, वेजेस, रेंट, हाँ सर ये सभी आते हैं, इंटरेस्ट, हाँ सर ये भी आता है, और डेप्रिसिएशन भी आता है, हाँ सर डेप्रिसिएशन भी आता है, और फिर इसका रिजल्ट बनता है आपका प्रॉफिट। हाँ सर बराबर है, ऐसे ही बनाते हैं हम P&L। अब इंड एएस सोचता है, जरा सोचिए ये जो सेल्स है आपका, ये जो सेल्स है आपका इस साल का सेल्स है, ये जो पीरियड में आपने सेल किया है वो सेल्स है, ये माने ये करंट वैल्यू ऑफ मनी में है, ये करंट है, करंट मनी वैल्यू में है। हाँ सर करंट मनी वैल्यू में 14-15 में हमने जो सेल्स किया वो 14-15 के P&L में आता है, आज का पैसा है। करेक्ट है सर, करेक्ट है। परचेसेस आपने इस साल जो परचेस किया ये भी करंट मनी वैल्यू में है, करंट मनी वैल्यू में है, हाँ सर ये भी करंट है। इस साल जो हमने दिया, पैसा दिया, परचेस किया, ये भी करंट है। एम्प्लॉय को पगार दे रहे हो, ये भी करंट पैसा दिया है, हाँ सर करंट है, आज ही का वैल्यू ऑफ मनी है सर, आज जो दिया वही है। अच्छा लैंडलॉर्ड को भाड़ा दे रहे हो सर, वो भी करंट है सर, आज ही के हिसाब से है। वेरी गुड। बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं, हाँ सर वो भी आज ही के वैल्यू का हिसाब है सर, करंट वैल्यू ऑफ मनी है सर। मगर ये जो डेप्रिसिएशन है इसको अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट में ले रहे हो, 5 लाख में गाड़ी खरीदा था पहले, 4 साल पहले हमने 5 लाख में गाड़ी खरीदा था, अब भी उसको उसी रेट से डेप्रिशिएट कर रहे हो। आपके P&L में सारे आइटम्स तो करंट मनी वैल्यू में है, ये क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट का डेप्रिसिएशन आके खड़ा है। और अगर ये करते हो और फिर आप कहते हो कि हमने इतना प्रॉफिट बनाया, ये गलत नहीं होता है शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को। सारे मेजरमेंट्स आपके P&L में करंट वैल्यू में है, बस एक डेप्रिसिएशन है जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट को आप राइट ऑफ करके ले रहे हो। तो जो शेयर होल्डर का प्रॉफिट बाहर आ रहा है ये तो एकदम डिस्टॉर्टेड वाला फिगर है, ये तो आइडियल फिगर नहीं है शेयर होल्डर के लिए। इसीलिए अगर हम डेप्रिसिएशन को भी करंट वैल्यू में ले, करंट वैल्यू में, जिसके लिए हमें बैलेंस शीट में एसेट को रखना पड़ेगा अपने फेयर वैल्यू में, तो ही डेप्रिसिएशन करंट वैल्यू में उतरेगा। और अगर ये करंट वैल्यू में उतरता है तो ही ये जो प्रॉफिट का फिगर है ये करेक्ट प्रॉफिट होगा, ना कि डिस्टॉर्टेड प्रॉफिट होगा। इसी एक रीजन के लिए इंड एएस कहता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग करने के लिए तो ठीक है, मगर रिपोर्टिंग में हम ये हमेशा चाहेंगे कि आप स्लोली फेयर वैल्यूएशन की तरफ मुड़े। आप एसेट्स को रेगुलरली फेयर वैल्यू करें, वंस एवरी ईयर करें, एनुअली करें, और उसके हिसाब से आप डेप्रिसिएशन पॉलिसी अपना ले, ताकि जो शेयर होल्डर का प्रॉफिट डिराइव हो वो करंट वैल्यू के हिसाब से डिराइव हो, ना कि कुछ करंट और कुछ हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसको आप मिक्स करके मसाला बना रहे हो। उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल में आपको यह समझ में आता है कि फेयर वैल्यूएशन जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये करेक्ट है और ये बेहतर है।
अब आप बैलेंस शीट भी जब रीड करते हो तो इन्वेस्टर को अच्छा लगता है जब एसेट्स का फेयर वैल्यू स्टेटेड हो, उसको यह समझता है कि इस कंपनी में हमारा कितना पैसा आज के टाइम लगा हुआ है। अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट स्टेट करते हो तो उसके डिसीजन मेकिंग इफेक्ट हो जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं एक तो इन्वेस्टर को यह बताने के लिए कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, और दूसरा उसको हम एम्यूनिशन देते हैं कि आप इसको रख के पढ़िए और अपना डिसीजंस कीजिएगा। जब आप हिस्टोरिकल कॉस्ट में अकाउंटिंग करते हो तो वो डिसीजन वो इन्वेस्टर नहीं ले पाता है। आपने 1000 रुपया देकर एक जमीन खरीदा, अब भी अपने बुक्स में उसको आप 1000 रुपया दिखाते हो, जब भी मार्केट में अब उसका वैल्यू 10 करोड़ रुपया हो चुका है। इन्वेस्टर अब भी बैलेंस शीट देखता है तो उसको दिखता है लैंड 1000 रुपया। कैसे डिसीजन लेगा ये इन्वेस्टर? कल अगर इस कंपनी को बेचना है तो क्या 1000 रुपये के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन होगा? अगर यही हम फेयर वैल्यू में करते तो लैंड आज 10 करोड़ में दिखता। इन्वेस्टर को समझ में आता कि अपना मोर और लेस करेक्ट नेटवर्थ कितने में खड़ा है। इसीलिए अगर आप इंड एएस पढ़ोगे, जो हम पढ़ेंगे साथ में, आप देखोगे कि इंड एएस में फेयर वैल्यूएशन का जो स्थान है वो बहुत ऊपर है, इंपॉर्टेंस है। जहां हम फेयर वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं, जहां हम फेयर वैल्यू एसरटेन नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर हमें ऑप्शंस दिया गया है कि देखिए आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कीजिए, क्योंकि हम फेयर वैल्यू नहीं कर पा रहे उस एसेट का। वरना अगर आप प्रेफरेंस देखेंगे तो पूरा का पूरा ये जो हमारा ब्रॉड गेज वाला ट्रेन है जो इंड एएस में चलता है, इसमें फेयर वैल्यूएशन का प्रिंसिपल एनश्राइंड है। सारे ही स्टैंडर्ड में आपको फेयर वैल्यूएशन दिखाई देगा, सारे ही स्टैंडर्ड में आपको फेयर वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस भी दिखाई देगा, जो कि हमें एएस में नहीं दिखता है। अब अगर हमें फेयर वैल्यूएशन करना है तो हर रिपोर्टिंग डेट में हमें एसेट को इंस्पेक्ट करना है, हमें वैल्यूअर को बुलाना है, हमें मार्केट डिटर्मिनेंट्स को देखना है, हमें यह देखना है कि इस एसेट को हम बेचेंगे तो कितना मिलेगा, उसको कहते हैं एग्जिट प्राइस। या अगर हम इस एसेट को अब खरीदने जाए तो हमें कितना देना पड़ेगा, उसको कहते हैं एंट्री प्राइस। क्या मार्केट हमारा ऑर्डरली है, ये सब करके हमें इसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना है, जो कि कॉस्ट है, इसमें कंप्लायंस है, कॉस्ट है, और ये सारे छोटे कंपनियों को लागू नहीं करना है हमें। इसलिए हमने उनको एक छोटा पटरी दे दिया और उनको कहा कि आप एएस चलिए, एएस हिस्टोरिकल कॉस्ट में है, वो चलता है, आप छोटे हो, आप इतना पैसा डाल के फेयर वैल्यूएशन नहीं करें। लेकिन एक बार आप बड़े बन जाओगे तो अभी पैसा भी बड़ा है, स्टेक भी बड़ा है, इन्वेस्टर भी बड़ा है, पैसा भी बहुत डाला है आप पे, आप 500 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ में खड़े हो, तो अब आप ये छोटा मोटा किंडरगार्टन वाला हिस्टोरिकल कास्ट छोड़ दीजिएगा। अब आइए आप इन्वेस्टर लैंग्वेज बात कीजिएगा, फेयर वैल्यूएशन में आइएगा। अब आपके पास इतना रिसोर्सेज है कि आप इसका फेयर वैल्यूएशन करके आप फेयर वैल्यू के हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोच है जो कि एएस में नहीं एनश्राइन किया गया है, जो कि आपको इंड एएस में करना है। अब ये जितने बच्चे आप ये लेक्चर सुनते हैं, आप सभी बच्चों को एएस वाला नॉलेज है, थोड़ा बहुत है, एएस में भी पूरा नॉलेज है नहीं, जब हम सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा, मगर थोड़ा बहुत तो है। और इंड एएस आपको एकदम अलग लगेगा, ये क्या है फेयर वैल्यू, यार ये फेयर वैल्यू, आप कहोगे यार अनरियलाइज्ड गेन है ये, 1000 रुपए का एसेट आपने 8 करोड़ कर दिया सर, ये तो, लेकिन ये तो खाली मार्केट का गेन है, हमने तो गेन नहीं किया। ये एक आर्ग्यूमेंट होता है फेयर वैल्यूएशन में, कंजर्वेटिव आर्ग्यूमेंट कहते हैं इसको। ये आर्ग्यूमेंट होता है कि आपने 1000 में एसेट खरीदा है, हाँ सर खरीदा है, कितने साल बीत चुके हैं सर, 10 साल बीत चुका है, वेरी गुड, अब वैल्यू क्या है एसेट का सर 8 करोड़ है, तो इंड एएस कहता है इसको आप 8 करोड़ में बुक्स में दिखाइए। तो ये 1000 को 8 करोड़ करना है, फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा तो रिजर्व भी बढ़ेगा।
जो कंजर्वेटिव माइंड है ये कहता है ये तो अनरियलाइज्ड गेन है, ये तो अनरियलाइज्ड है, आया नहीं, बेचोगे तो 8 करोड़ मिलेगा, बेचा ही नहीं, अब अनरियलाइज्ड गेन है तो इसको आप 8 करोड़ में कैसे दिखा सकते हैं? इंड एएस उसका ये जवाब देता है, देखिए हम डिविडेंड तो नहीं दे रहे हैं आपको, डिविडेंड तो रियलाइज्ड गेन में ही देंगे हम, अनरियलाइज्ड गेन में आपको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। मगर इंड एएस का ये आर्गुमेंट है आपको कि आप जब अपना खुद का घर खरीद रहे हो, आपने अपना खुद का घर खरीदा बच्चों, हाँ खुद का घर आपके पेरेंट्स पापा मम्मी ने खरीदा, 5 लाख रुपया देकर खरीदा है आपका खुद का घर। आज इस घर का भाव हो चुका है 5 करोड़ रुपया। आप भी तो मेजर करते हो, खुद का पैसा में भी आप मेजर तो करते हो कि हमने ये घर 5 लाख में खरीदा है, आज इसका 5 करोड़ रुपया है। अलग बात है कि हमारा आमदनी हर महीना सिर्फ 50,000 रुपया है और हम खर्चा, डिविडेंड, पिक्चर देखना सब 50,000 में करेंगे, मगर हमारे जहन में तो हमेशा रहता है कि हमने 5 लाख का घर लिया जो कि आज 5 करोड़ हो चुका है, और कल अगर ऐसा टाइम आए कि हमें ये घर बेचना है तो हम इसको 5 करोड़ में ही बेचेंगे, ना कि 5 लाख में। बस इंड एएस यही कहता है, कंपनी को अपना एसेट्स को फेयर वैल्यूएशन करने दीजिएगा, डेप्रिसिएशन भी फेयर वैल्यू में करे, डिविडेंड ना दे उससे, अनरियलाइज्ड गेन है हम समझते हैं, रियलाइज नहीं है, डिविडेंड ना दे। मगर जहन में रखने में क्या खराबी है? 5 लाख का घर है, 5 करोड़ है, हर इन्वेस्टर को पता चलना चाहिए कंपनी का नेटवर्क कितना है। आमदनी हो सिर्फ 50,000, डिविडेंड भी हम सिर्फ 50,000 में देंगे, ईपीएस भी हम 50,000 के हिसाब से निकालेंगे, मगर ये एसेट को रीवैल्यू करके हम 5 करोड़ में खड़ा करते हैं, क्योंकि कल अगर हमें कभी बेचना हो ये कंपनी को, हम इसके हिसाब से वैल्यूएशन ना करें, हम इसके हिसाब से वैल्यूएशन करें। जहां जितने बच्चे हमारे लेक्चर सुन रहे हैं, आप भी करते हो बेटा ये रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड। आपका स्टाइपेंड तो रियलाइज्ड गेन है, आता है हर महीना स्टाइपेंड, उससे आप अपना दाल रोटी करते हो, अपना कन्वेंस करते हो, अपना पिक्चर देखते हो, अपना बाहुबली मूवी जाकर देखते हो, ये रियलाइज्ड है, इससे तो चलता है। मगर आपके दिमाग में ये भी चलता है कि हम जो घर में रह रहे हैं, पापा ने ये घर को 10 लाख रुपए में खरीदा है, आज कम से कम 10 करोड़ रुपए का भाव है, कल अगर कुछ भी हो तो 10 करोड़ का वेल्थ तो हमारे पास है। अगर आप अपने इंडिविजुअल जहन में ये कैलकुलेशन कर सकते हो तो बड़ा सा कंपनी है, इतने सारे इन्वेस्टर है, क्या ये इसका ट्रैक नहीं रखना चाहिए? और अगर ये नहीं रखेंगे तो बाकी जो बाहर वाले इन्वेस्टर है, इसको पता कैसे चलेगा कि कंपनी का एसेट्स का रियल वैल्यू क्या है? अगर आप हिस्टोरिकली रखते हो, सोचिए आपने 1000 रुपया में ही अपना एसेट रखा बुक्स में, जबकि एसेट का रियल वैल्यू 10 करोड़ है, और कल आप ये 1000 रुपया एसेट को बाहर बेच देते हो 10 लाख रुपए में चेक में, बाकी आप ले लेते हो कैश। कंपनी के डायरेक्टर लोग, बुक्स में तो प्रॉफिट बना है, 10,000 का एसेट आपने 10 लाख में बेच दिया, लेकिन रियल तो उस एसेट का 10 करोड़ रुपया भाव था, उतना गिरना चाहिए था कंपनी के अंदर। आप तो शेयर कंपनी का लेके बैठे हो, ना कि डायरेक्टर का। इसीलिए और इस बहुत इंपॉर्टेंट रीजन के लिए ये जो इंड एएस वाला हमारा पटरी है, जब आप बहुत से स्टैंडर्ड हमारे साथ पढ़ोगे, इस इंड एएस वाले पटरी पे फेयर वैल्यू ये जो वर्ड है ये आपको बार बार सुनाई देगा, और आपको बार बार ये सुनाई देगा कि फेयर वैल्यू जो है ये हमारा प्रेफर्ड ऑप्शन है, इसके हिसाब से हम रिपोर्टिंग करेंगे। अगर ये नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है कि हम फेयर वैल्यूएशन अराइव नहीं कर पाते हैं, तब और सिर्फ तब हम सोचेंगे दूसरा ऐसा कौन सा वैल्यूएशन मॉडल है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है या रिप्लेसमेंट कॉस्ट है या कैश फ्लो कॉस्ट है, जो हमारा सेकंड मेथड होगा। मगर सबसे बेहतर मेथड, सबसे इंफॉर्मेटिव मेथड और सबसे रिलायबल मेथड, हम इंड एएस में अगर कोई मेथड को मानेंगे तो ये होगा हमारा फेयर वैल्यूएशन वाला मेथड। इससे आप इतना समझ लीजिए बच्चों कि जब आप हमारे साथ एएस और इंड एएस पढ़ोगे, हम आपको जब सिखाएंगे,
हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम सारे एएस पहले ख़त्म करेंगे और फिर इंड एएस में जंप करेंगे, ऐसे नहीं होता है। हम अगर एम्प्लॉय बेनिफिट ले तो पहले हम एम्प्लॉय बेनिफिट का एएस पढ़ेंगे जो छोटे प्रक्रिया है, फिर हम इंड एएस पढ़ेंगे उसका और दोनों का डिफरेंस देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, सो दैट आप साथ में सीख लो। अगर एम्प्लॉय बेनिफिट है, आपके पास क्लाइंट आता है, आप उसको पूछोगे सर आपका नेटवर्थ कितना है, वो कहेगा 50 करोड़ है, तो आप उसको एएस बता देना। वो कहेगा सर 600 करोड़ है, तो आप उसको इंड एएस बता देना। पटरी अलग है। और इस डिस्कशन में आपको ये समझना है कि फेयर वैल्यूज के हिसाब से आपको डरना नहीं है। आपके माइंड में शिफ्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट आपने अब तक किया है, अच्छा है, गलत नहीं है, मगर इंफॉर्मेटिव नहीं है। हमें फेयर वैल्यूएशन बेहतर पसंद है, ये कह रहा है इंड एएस। तो हम स्लोली अब फेयर वैल्यूएशन में मूव कर रहे हैं और इसको हम कॉन्स्टेंटली इंड एएस में देखेंगे। बहुत से जगह हमें फेयर वैल्यूएशन आएगा। ये हुआ एक प्रिंसिपल। इसी तरह हम आपको एक और प्रिंसिपल बता रहे हैं एएस और इंड एएस में, जो आपको बहुत से स्टैंडर्ड में दिखाई देगा, बहुत से स्टैंडर्ड में दिखाई देगा। इसमें भी आप जरा नजर डालिएगा। सो हम पॉइंट 2 लेते हैं। पहला हमने किया हिस्टोरिकल कॉस्ट इन एएस विजाविस इंपॉर्टेंस ऑफ फेयर वैल्यू इन इंड एएस। जब आप एक्चुअल क्लास अटेंड करोगे तो हम आपको नोट्स भी देंगे, हम डिक्टेट करेंगे, हम स्लाइड में लिखेंगे, आपको कॉपी भी करना है, आपको टेक्स्ट बुक्स भी मिल जाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस तो नहीं कहूंगा मगर जो एरिया है जो आपको डाइसेक्ट करके दिखेगा, जहां पर थोड़ा सा अगेन आपको माइंड को रीस्ट्रक्चर करना है, अपना दिमाग को, वो है एक कंसेप्ट जिसका नाम है बायोलॉजिकल एसेट्स। ये आपको एएस में नहीं दिखेगा। एएस, इंड एएस एक्चुअली दोनों में अब आ चुका है, क्योंकि एएस को भी हमने अब अमेंड किया है। तो मैं आपके लिए इसको नया कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि आपने आईपीसीसी में इसको किया नहीं है, तो इसको रीडू करते हैं। सो पॉइंट 2 में लिखते हैं, पॉइंट 2 में कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स। ये कुछ नया है, अब इसको एएस में लाएंगे हम। आ गया ये एएस 10 में हमने इसको अमेंड करके ले आए। आप जब आईपीसीसी में एएस पढ़े हो तो आपने ये कंसेप्ट को नहीं पढ़ा है। अब ये दोनों पटरी में लागू है, एएस और इंड एएस दोनों में आ चुका है। ये नया है, इसके लिए मैं आपके लिए ये कर रहा हूं, क्योंकि ये आपने आईपीसीसी में पहले किया नहीं है। इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स ये आपने पहले कभी नहीं किया है। इसमें आप थोड़ा टाइम डालते हैं, क्योंकि ये नया है, आपने पहले किया नहीं है, और बहुत से स्टैंडर्ड्स में बायोलॉजिकल एसेट्स का ट्रीटमेंट अलग है। तो आपको समझना है कि ये बायोलॉजिकल एसेट्स हम किसे कहते हैं। देखिए, बेसिकली बायोलॉजिकल एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जिसमें लाइफ हो। बिल्डिंग में लाइफ नहीं है, इसको हम टैंजिबल कहते हैं। मशीनरी में लाइफ नहीं है, इसको हम मशीनरी कहते हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट कहते हैं। मगर देखिए, झाड़ है, झाड़ है, ट्री में तो लाइफ है। या आपके पास लाइफ स्टॉक है, गाय है, बकरी है, आप डेयरी फार्म चला रहे हो, ये भी इसमें जान है। इन एसेट्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स। पहले जब आप आईपीसीसी में थे, सभी को हम फिक्स्ड एसेट मानते थे, सभी को हम एएस 10 में फिक्स्ड एसेट मानते थे। अब ऐसा नहीं है। अब चाहे एएस हो या इंड एएस हो, ध्यान देना है, चाहे एएस हो या इंड एएस हो, इसको हमने स्प्लिट कर दिया है। बायोलॉजिकल एसेट्स को हम अलग से देखेंगे, बायोलॉजिकल एसेट्स को हम अलग से देखेंगे। इसका अलग सा स्टैंडर्ड होगा, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑन एग्रीकल्चर, और इसका अलग सा ट्रीटमेंट होगा।
बाकी जो सारे एसेट्स है उसको आप टैंजिबल इंटैंजिबल कहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैंजिबल या इंटैंजिबल कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम AS 10 में कवर करते हैं, इसको हम AS 26 में कवर करते हैं, मगर बायोलॉजिकल एसेट्स को हमने अलग कर दिया है। जो एसेट्स में जान है इसको हम बायोलॉजिकल कहते हैं। अब देखिए, बायोलॉजिकल एसेट्स में दो तरह के बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं। दो तरह के बायोलॉजिकल एसेट्स, एक जिसमें जान है और हम उस एसेट का जान निकाल लेते हैं और एसेट को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको टेक्निकली बायोलॉजिकल एसेट कहा जाता है। दूसरा, एसेट्स में जान है, हम वो जान नहीं निकालते मगर उस एसेट का प्रोड्यूस निकालते हैं, उसको कहते हैं बेरर प्लांट। सो बायोलॉजिकल एसेट में अगर आप देखोगे तो दो कैटेगरी है, एक है बेरर प्लांट और एक है नॉट अ बेरर प्लांट। ध्यान से समझिए आप, बेरर प्लांट माने आम का झाड़ आपने लगाया है, उसमें लाइफ है, मगर आप उस झाड़ को नहीं काटते हो, आप उसका प्रोड्यूस को लेते हो, आप आम को लेकर बेचते हो, तो झाड़ तो वैसा का वैसा ही होगा 25 साल 50 साल, और हर साल आप उस झाड़ से अपना आम निकालोगे और आम को बेच दोगे, उसको कहते हैं बेरर प्लांट। आप गाय रखे हो, आपके पास बहुत गाय है, बफेलोज है, ये दूध देते हैं, आप दूध बेचते हो, ना कि गाय को काटते हो, ना कि बफेलो को काटते हो, आप उसको रखते हो, उसका दूध लेते हो और दूध बेचते हो, तो इसको कहते हैं बेरर प्लांट। ये बेर करते हैं प्रोड्यूस, उस प्रोड्यूस को आप बेचते हो। आपने बहुत से चिकन रखे, आपका बिजनेस चिकन बेचना नहीं है, ये चिकन से आप अंडे निकालते हो और अंडे बेचते हो। तो ये जो सारे चिकन है इसमें लाइफ है, ये भी बायोलॉजिकल एसेट है, मगर ये बायोलॉजिकल एसेट है बीइंग बेरर प्लांट। अब हमने क्या किया है AS और IND-AS में, हमने कहा जितने एसेट्स है जिसको हम पहले कहते थे टैंजिबल एसेट्स, सारे हम पहले कहते थे टैंजिबल एसेट्स, इसको हम अब स्प्लिट करते हैं। हम अलग से ट्रीट करेंगे बायोलॉजिकल एसेट्स not being bearer plants, not being bearer plants, or others including bearer plants। देखिए ध्यान से, बेरर प्लांट्स भी टेक्निकली बायोलॉजिकल एसेट है, मगर उसका जान हम नहीं निकालते हैं, उसका प्रोड्यूस हम बेचते हैं, तो उसको हमने बिल्डिंग मशीनरी के साथ खड़ा कर दिया। तो हमने क्या किया अकाउंटिंग में, देखिए बिल्डिंग है, यहां खड़े हो जाइए, मशीनरी है, यहां खड़े हो जाइए बिल्डिंग के साथ, प्लांट है, यहां खड़े हो जाइए बिल्डिंग के साथ, मोटर कार है, यहां खड़े हो जाइए बिल्डिंग के साथ, झाड़ है, अच्छा झाड़ में जान है, ये तो बायोलॉजिकल है, मगर ये बिजनेस क्या करता है, एसेट को काटता है कि उसका प्रोड्यूस लेता है। सर ये तो प्रोड्यूस लेता है, आम वहां से आता है और आम लेता है, तो वो बेरर प्लांट हो गया, वो बायोलॉजिकल एसेट है मगर बेरर प्लांट है, इसको भी बिल्डिंग के साथ खड़ा कीजिएगा। सर झाड़ है, अरे ये तो बायोलॉजिकल एसेट है, क्या करते हो इसके साथ, ये झाड़ को हम काटते हैं सर, और इसका जो वुड है, टिम्बर है, वो बेचते हैं। अच्छा आप झाड़ को ही काट देते हो, हाँ तो इसको अब अलग करके खड़ा कीजिए। ये है हमारा रियल बायोलॉजिकल एसेट, नॉट बीइंग बेरर प्लांट। बहुत से गाय है, बकरी है, बायोलॉजिकल एसेट है। अब हमें यह डिसाइड करना है ये क्या प्रॉपर्टी प्लांट के साथ खड़े होंगे या अलग से खड़े होंगे। तो आप उसको पूछते हैं सर आपका बिजनेस क्या है, नहीं सर हम इस पूरे फार्म में जितने गाय है, भैंस है, बकरी है, इसका दूध निकालते हैं और दूध बेचते हैं सर, डेयरी का काम करते हैं हम। अच्छा डेयरी का काम करते हैं, माने आप प्रोड्यूस निकाल कर प्रोड्यूस बेचते हो, हाँ सर प्रोड्यूस बेचते हैं, तो ये तो बेरर हो गए। इसको आप प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के साथ खड़ा करें, ये बिल्कुल उसी तरह खड़ा है।
बायोलॉजिकल है, मगर जो जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को लागू होगा वही इसको भी लागू होगा। अब दूसरे बिजनेस में जाते हैं, उन्होंने भी फार्म रखा है, गाय है, बकरी है, भैंस है, ये बायोलॉजिकल एसेट है सारे। सर आप करते क्या हो, आपका बिजनेस क्या है? हम तो सर इसको काट कर हम मटन बेचते हैं सर, हम मीट का धंधा करते हैं, हम बुचर है, हम मीट बेचते हैं। अच्छा आप इसको ही काटते हो? हाँ सर इसको ही काट के हम बेच देते हैं। तो इसमें तो प्रोड्यूस नहीं है, इसको आप प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के साथ खड़ा नहीं करें, इसको हम अलग खड़ा करेंगे, इसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल एसेट्स नॉट बीइंग बेरर प्लांट। इसका ट्रीटमेंट अलग होगा, इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की तरह नहीं होगा। आप क्या करते हो सर? चिकन रखे हो, चिकन फार्म है आपका, पोल्ट्री फार्म? हाँ सर बहुत से देखिए, सारे बायोलॉजिकल है, जान है सब में। करते क्या हो आप? नहीं सर इससे अंडा निकालते हैं, अंडा बेचते हैं। सिर्फ अंडा बेचते हो? हाँ सर सिर्फ अंडा बेचते हैं। तो आप प्रोड्यूस बेच रहे हो। तो ये सारे चिकन जो है हम इसको प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की तरह मान लेंगे, उसी के साथ खड़ा करें। बायोलॉजिकल है, मगर जो जो प्रिंसिपल प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में लागू होगा वही इसमें भी लागू करेंगे। आप क्या करते हो सर? हम तो सर चिकन काट के बेचते हैं, कौन रुकेगा अंडे के लिए? हम तो सीधा चिकन को काट कर बेच देते हैं, हम चिकन बेचते हैं। अच्छा तो आप इसको बायोलॉजिकल एसेट माने, इसको हम प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के साथ नहीं खड़े करेंगे, हम इसको अलग से ट्रीट करेंगे, बायोलॉजिकल एसेट्स नॉट बीइंग बेरर प्लांट। आप इस स्टेज में ये क्लियरली समझ लीजिएगा कि हम एसेट्स को कैसे देख रहे हैं। सर हम दोनों करते हैं। अच्छा क्या करते हैं दोनों? सर हम चिकन भी काट कर बेचते हैं और अंडे भी बेचते हैं। वेरी गुड। अब आपके जो फार्म है ऐसा कोई चिकन है जो सिर्फ अंडे के लिए रखा है आपने? हाँ सर ये जो सारे है ब्लॉक में, इसमें तो चिकन ऐसे हैं, सारे लेडीज चिकन है, हेन है हेन, इसको तो हम सिर्फ अंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बाद में जब ओल्ड हो जाता है तो हम उसको यहां पर मूव कर देते हैं और यहां पर हम चिकन काट के देते हैं। तो जब तक वहां है तब तक हम उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मानेंगे। एक बार वहां से वहां ट्रांसफर हो गया तो हम उस एरिया को मानेंगे बायोलॉजिकल एसेट्स नॉट बीइंग बेरर प्लांट। ये वाला जो कंसेप्ट है ये पहले आपके आईपीसीसी में कभी नहीं था, और अब सीए फाइनल में चाहे आप एएस पढ़ो या इंड एएस, क्योंकि एएस में भी अमेंड हो चुका है। एएस 10 जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है वो कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड्स ऑल एसेट्स अदर देन बायोलॉजिकल एसेट्स एक्सेप्ट दोज विच आर नॉट बेरिंग प्लांट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड्स ऑल एसेट्स अदर देन बायोलॉजिकल एसेट्स विच आर नॉट दोज विच आर बेरर प्लांट्स। माने बेरर प्लांट्स को हम इंक्लूड करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट में। उसको छोड़कर जहां पर आप एसेट को काट लोगे और उसका जान ही निकाल लोगे उसको हम बायोलॉजिकल एसेट मानेंगे, उसको पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का टेक्निक्स नहीं यूज करेंगे। तो ये वाला भी आप एक कंसेप्ट अपने जहन में पकड़ लीजिएगा। एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक है फेयर वैल्यू, दूसरा है कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स जो कि पहले कभी नहीं था। सर इसको कैसे वैल्यू करते हैं, इसको कैसे हम मेजर करेंगे, ये तो हम तब सीखेंगे जब हम स्टैंडर्ड में जाएंगे। मगर आज इस लेक्चर में आपको ये सीखना है कि ऐसे एसेट्स है जिसका नाम है बायोलॉजिकल एसेट्स, जिसका आपको बिल्कुल बिल्कुल आपके ध्यान में ये नहीं था जब आप आईपीसीसी कर रहे थे। अब फाइनल आ चुका है तो आपको ये सारे हमें दरवाजा खोलकर बता रहा हूं कि हमें किस किस घर के अंदर जाके सीखना है। अब तीसरा, थर्ड, डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन, चेंज इन मेथड। डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन, चेंज इन मेथड। जो टैंजिबल एसेट है उसको हम डेप्रिशिएट करते हैं, जो इंटैंजिबल एसेट है उसको हम एमोर्टाइज करते हैं, ये तो आपको पता है। तो सर इसमें हमें क्या सीखना है? ये वाला जो आप सीख रहे हो ये
एएस और इंड एएस दोनों में लागू है, क्योंकि एएस को अमेंड किया गया है, एएस प्लस इंड एएस दोनों में। अब यही आपको आगे चलकर ध्यान रखना है। आईपीसीसी में आपने कुछ अलग सीखा है, इसको अब आप चेंज कीजिएगा। फाइनल में एएस हो या इंड एएस हो, आपको यही ध्यान में रखना है, क्योंकि एएस को अमेंड किया जा चुका है। जब आप डेप्रिसिएशन का मेथड बदलते हो, जब आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हो, तब इस चेंज को पहले हम मानते थे ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ये आपने आईपीसीसी में पढ़ा है। पहले हम मानते थे कि अगर आपने डेप्रिसिएशन का मेथड को बदल दिया, या इंटेंजिबल एसेट की बात करें तो आपने इंटेंजिबल एसेट का एमोर्टाइजेशन वाला मेथड को आपने बदल दिया, तो ये जो बदलाव आया कोई भी साल में, उसको हम मानते थे वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये पॉलिसी चेंज है। ऐसे हम पहले एएस में मानते थे, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के सारे डिस्क्लोजर्स हम पहले करते थे। अब इंड एएस आने के बाद एएस को भी लगा कि ये इंड एएस करेक्ट बोल रहा है, हमें भी बदलना है, तो एएस को अमेंड किया गया इंड एएस की तरह, दोनों अब सेम है। इंड एएस ने कहा देखिए ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है। आपने एसेट खरीदा, सोचिए आपने एसेट खरीदा 10 लाख में, आपको लगा इस एसेट का यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो आपने डिसाइड किया कि हम हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन करेंगे। ये सब आपने उस टाइम में डिसाइड किया जब आपने एसेट को खरीदा। तो हमने आज एसेट खरीदा, हमने आज 10 लाख रुपया दिया, हमने आज एस्टिमेट किया कि एसेट का 10 साल का लाइफ है, तो हमने डिसाइड किया हर साल हम इस एसेट का 1 लाख रुपया राइट ऑफ करेंगे। अब इंड एएस कहता है देखिए पहला तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, हम तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप फेयर वैल्यूएशन में करें, मगर उस आर्ग्यूमेंट को हमने ऑलरेडी कर लिया पॉइंट 1 में, उसको साइड में रखिएगा। अब 4 साल बीत चुके हैं, 4 साल के बाद आपने तो 4 लाख डेप्रिशिएट कर दिया होगा, आपके बुक्स में तो एसेट 6 लाख में खड़ा है। अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही, चलो मैं आर्ग्यूमेंट मान के चलता हूं हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो तो एसेट ये आपके बुक्स में अब खड़ा है 6 लाख रुपए में। 4 साल बीत चुका है, और अब आप ये रियलाइज करते हो कि टेक्नोलॉजी बदल गया। ये तो नोकिया का फोन था, हमने तब तो सोचा था ये 10 साल चलेगा। अब 4 साल के बाद हमें ये समझ में आया कि ये वाला जो है ये डम्ब फोन है। आज के तारीख में मार्केट में बिक रहा है स्मार्टफोन, एप्पल, ऑरेंज, सैमसंग, डिड नॉट सिंग, ये सारे फोन आ चुके हैं। ये नोकिया वाला फोन जो हमने सोचा था 10 साल टिकेगा, अब इसका लाइफ बहुत कम हो चुका है। हमने तब सोचा था इसका लाइफ 10 साल है, हमने हमारे सारे एम्प्लॉइयों को खरीद कर दे दिया, ये पागलपन कर दी। और अब पता चला कि टेक्नोलॉजी पूरा बदल गया, और इस फोन का लाइफ और मैक्सिमम 2 साल होगा, इसके ऊपर तो नहीं होगा। हमने 1 लाख रुपया डेप्रिशिएट किया, 4 साल तक 4 लाख रुपये में एसेट खड़ा है। 4 लाख रुपया डेप्रिशिएट किया, एसेट 6 लाख में खड़ा है, और अब हमें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि और 2 साल के ऊपर हम ये एसेट को नहीं चला सकते हैं। हमारा अंदाजा गलत हो गया, हमारा एस्टिमेट गलत हो गया। अब इंड एएस कहता है ये कहां का पॉलिसी चेंज है, ये तो एस्टिमेट है। आपने उस टाइम में एस्टिमेट किया था 10 साल चलेगा, अब आपका एस्टिमेट चेंज हो गया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये कौन सा पॉलिसी वाला चेंज है, ये तो एस्टिमेट चेंज हो गया। जैसा जैसा टाइम बीतता गया नया नया चीज आगे आ गया, एस्टिमेट बदल गया। तो अब आप ये कीजिए, ये 6 लाख को आप अगले 2 साल में राइट ऑफ कर दीजिए, हर साल 3-3 लाख रुपया राइट ऑफ कर दीजिए, और ये मियरली चेंज इन एस्टिमेट है। इसको कहां हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानते हैं, ये चेंज इन एस्टिमेट है। और अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो हमारा पेपर है बच्चों, यहां पर आप ये याद रखिए कि बहुत से एस्टिमेट होते हैं, और एस्टिमेट माने बदल सकते हैं, और अगर ये बदलते हैं तो जिस साल बदलते हैं उस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इफेक्ट आता है। अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो,
आप अपने क्लाइंट के लिए एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो पहला क्वार्टर में आप सोचते हो इतना साल का इनकम होगा तो हम इतना एडवांस टैक्स भर देते। जब आप थर्ड क्वार्टर में पहुंचते हो तो आप खुद सोचते हो कि पहला क्वार्टर में किसने ये कैलकुलेशन किया था, एस्टीमेट था, बदल गया। इसमें कोई गुनाह नहीं है एस्टीमेट बदलता है तो। एस्टीमेट हमें चाहिए स्टेटमेंट बनाने में, और कल अगर एस्टीमेट बदलता है तो जिस साल बदलता है उसको हम चेंज इन एस्टीमेट मान के चलेंगे। तो अब से आप याद रखें, चाहे छोटा पटरी हो या बड़ा पटरी हो, चाहे एएस हो या इंड एएस हो, अगर डेप्रिसिएशन का मेथड बदलता है, अगर डेप्रिसिएशन का मेथड बदलता है, अगर एमोर्टाइजेशन का मेथड बदलता है, तो आप अपने आप को गोली नहीं मारिएगा और ये नहीं कहिएगा कि ये तो पॉलिसी हमारा बदल गया, हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे, हम डिस्क्लोजर करेंगे। ये सब आपको नहीं करना है, ये चेंज इन एस्टीमेट है। तब आपके माइंड में जो था उसके हिसाब से आपने डिप्रिशिएट किया, अब नए फैक्ट्स आए उसके हिसाब से आप चेंज कर रहे हो, तो ये मियरली चेंज इन एस्टीमेट है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहलाएगा। ये है आपका पॉइंट नंबर 3। हम 3 पॉइंट दोहरा रहे हैं, हमें और 2 पॉइंट आपके साथ करना है इस लेक्चर में। 5 पॉइंट हमें आपको कराना है, और ये 5 पॉइंट आपको कस के पकड़ना है जब हम एएस और इंड एएस के अंदर घुसेंगे। तो एक, एएस अब भी हिस्टोरिकल कॉस्ट की तरफ जा रहा है, मगर इंड एएस अपने आप को अलग कर चुका है और फेयर वैल्यूएशन को मानता है, और उसका क्या रीजन है हमने किया। दूसरा, दोनों एएस और इंड एएस अब कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स को मानते हैं। बायोलॉजिकल एसेट्स वो एसेट्स है जिसमें जान होता है, मगर वहां 2 काइंड है। एक जान है, हम वो जान नहीं लेते हैं, उसका प्रोड्यूस लेते हैं, और दूसरा हम वो जान ही ले लेते हैं। जहां पर हम प्रोड्यूस ले लेते हैं उसको हम अब भी प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट का दर्जा देंगे, और जहां हम जान लेकर एसेट को ही खारिज कर लेते हैं उसको हम अलग से बायोलॉजिकल एसेट्स, बिल्कुल अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसका ट्रीटमेंट करेंगे, दोनों एएस में और इंड एएस में। तीसरा, दोनों एएस और इंड एएस में अभी से जो आपने आईपीसीसी में किया, आपने आईपीसीसी में सम्स किया है, डेप्रिसिएशन का मेथड बदल गया तो आप कैलकुलेट करते हो, इतना करना था इतना किया, बैलेंस हम ये करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं, वो सारा बंद। अगर डेप्रिसिएशन मेथड बदलता है तो ये एस्टीमेट का चेंज है, और एस्टीमेट का चेंज के लिए आपको सिर्फ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट देखना है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहलाएगा। 2 और पॉइंट आपसे हम करेंगे बस, 2 और पॉइंट जहां पर आपके आईपीसीसी का जो थिंकिंग है उसको हमको थोड़ा बदलना है। उसके बाद आप रेडी होंगे ये जर्नी जो कि एएस और इंड एएस के अंदर है, फिर हम टॉपिक वाइज जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, एएस और इंड एएस एएस में हम बनाते हैं बैलेंस शीट, हम बनाते हैं पी एंड एल, हम बनाते हैं कैश फ्लो, और हम देते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। इसको कहते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट्स। 4, ये चारों को आप साथ में रखो तो हम इसको कहते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंड एएस में 5 है, एक्चुअली 6 है, मगर 2 को क्लब किया गया है तो हम 5 कहते हैं। इंड एएस में है बैलेंस शीट, पी एंड एल के साथ है, यहां पे 7 में डालता हूं प्लस सॉकी। सॉकी का फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पी एंड एल के साथ कुछ और दिया जाता है जिसका नाम है सॉकी। दोनों को एक ही हम मानते हैं, ये नहीं कि 2 है, एक ही है, मगर पी एंड एल के साथ जोड़ के दिया जाता है सॉकी। तीसरा है कैश फ्लो। चौथा नया वाला है जो कहते हैं स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी। और लास्ट वाला आया नोट्स टू द अकाउंट्स। देखिए ध्यान से,
ये दो हमको आपको बताना है कि ये सॉकी क्या है, ब्रॉडली क्या है, फिर स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड देखेंगे क्या है, और स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी क्या है। एएस में हम 4 स्टेटमेंट देते हैं जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानते हैं। एक है बैलेंस शीट, पीसीसी में आपने किया है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कैश फ्लो और नोट्स टू द अकाउंट्स। इंड एस में भी हम देते हैं बैलेंस शीट, पी एंड एल को, पी एंड एल के साथ और एक स्टेटमेंट को जोड़ दिया जाता है और साथ में दिया जाता है। उस दूसरा स्टेटमेंट का नाम है सॉकी, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कैश फ्लो देते हैं और एक नया स्टेटमेंट देते हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी, और फिर देते हैं नोट्स टू द अकाउंट्स। तो अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा जो है इंड एस में 2 चीज है, एक सॉकी जो कि पी एंड एल के साथ जुड़ता है, और एक नया स्टेटमेंट शो की स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी है। इसको आप कॉपी कीजिएगा। अब ये सॉकी क्या है और ये स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी क्या है, हम तब करेंगे जब हम शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट फॉर्मेट्स और पी एंड एल फॉर्मेट करेंगे। अब के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर आप छोटे पटरी वाले कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगे तो आपको पढ़ने मिलेगा बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, नोट्स टू द अकाउंट्स। बड़े कंपनी का लोगे तो आप पढ़ोगे बैलेंस शीट जिसका फॉर्मेट अलग है, छोटे कंपनी से अलग है, वो हम शेड्यूल 3 के लेक्चर में देखेंगे। दोनों ही शेड्यूल 3 में आता है, पार्ट 1 पार्ट 2। पी एंड एल, और पी एंड एल को पढ़ते पढ़ते एक और स्टेटमेंट अटैच होता है उसमें जिसका नाम है सॉकी। ये आपको याद रखना है, सॉकी जिसका फुल फॉर्म है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर आप पढ़ोगे तो आएगा कैश फ्लो, और फिर एक नया स्टेटमेंट आएगा जिसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी, और फिर आएगा नोट्स टू द अकाउंट्स। इसको आप 2 मिनट में नोट कीजिएगा अपने बुक में या अपने माइंड में, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जैक्टली सॉकी क्या है, ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी क्या है, हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, मगर ओवरव्यू लेक्चर में आप समझिए दोनों एनुअल रिपोर्ट में फर्क होगा। दो मिनट दे रहा हूं, इसको जल्दी नोट कीजिएगा। इसके बाद हमें एक और पॉइंट आपसे करना है। चलेंगे। अब जो 5वां वाला पॉइंट है आपको बहुत ध्यान से देखना है। 5th पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 5, ये है कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एफआई। रिपीट कर रहा हूं, इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एफआई। चार पॉइंट हमने किया अब तक, याद दिला दूं, फिर हम 5th में जा रहे हैं। पहला हमने ये किया, एएस और इंड एस के बीच हिस्टोरिकल कॉस्ट और फेयर वैल्यू का एसेंस समझना था। दोनों के लिए कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स हमने समझा, करेक्ट। दोनों के लिए हमने ये भी समझा कि ये मेथड जब बदलता है डेप्रिसिएशन में, अमोर्टाइजेशन में, तब हम इसको कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ना कि कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जो हम पहले कहते थे। उसको हम बदल रहे हैं, हम उसको कहेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कहते हैं, एएस में अगर हम देखें तो हमें सिर्फ 4 मिलता है, 4 चैप्टर। बैलेंस शीट आता है, पी एंड एल आता है, कैश फ्लो आता है, नोट्स टू द अकाउंट्स आता है। इंड एस में 5 आता है, बैलेंस शीट आता है, पी एंड एल के साथ जुड़कर एक नया आता है जिसका नाम है सॉकी, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
कैश फ्लो आता है, नया एक चैप्टर आता है जिसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी, और फिर आता है नोट्स टू द अकाउंट्स। अब ये लास्ट वाला कंसेप्ट है, इसके बाद हम ये लेक्चर टर्मिनेट करेंगे, एंड करेंगे। यह है कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एफआई। पहले आप समझिए, जो हमारा छोटा जो पटरी है, वहां पे छोटा गाड़ी जा रहा है जिसको एएस एप्लीकेबल है, उनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। माने जो छोटे कंपनीज है, उनके एनुअल रिपोर्ट में, उनके जहन में, उनके माइंड में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये वाला जो दो टर्म है, ये है ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है। छोटे कंपनियों को सोचना ही नहीं है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, क्या है, ये नहीं सोचना है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एएस कंपनीज। एएस वाले कंपनियों को ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर नॉट एप्लीकेबल टू एएस कंपनीज। मगर फुल्ली एप्लीकेबल टू इंड एएस कंपनीज। बहुत बड़ा एरिया ऑफ डिफरेंस है ये एएस और इंड एएस में। जो छोटे कंपनी है, आप जब वहां बात करते हो तो आपको ये दो टर्म बात ही नहीं करना है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उनको लेना देना ही नहीं उससे। उनके जो AS 1 to AS 29 है, जो नोटिफाइड स्टैंडर्ड्स हैं, वहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। वो तो आपको ऐसे देखेंगे, अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहोगे तो उनको नहीं पता है क्या है, पता भी नहीं होना चाहिए, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मगर जितने लिस्टेड कंपनी है जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, जो कि हमारे बड़े पटरी पे चल रहे हैं, जिसका नाम है इंड एएस, उनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फुल्ली एप्लीकेबल है, फुल्ली एप्लीकेबल है। अब ये स्टोरी है, जहां पे भी एफआई एप्लीकेबल होगा, जहां पे भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल होगा, सारा अपना इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट्स जो आप इन्वेस्ट करते हो, वो सारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैंडर्ड में चला जाएगा। सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है जिसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता है, और वो है अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो। समझिए जरा ध्यान से, थोड़ा टाइम लगेगा मगर आप समझ पाओगे। पहला तो छोटा पटरी वाले को छोड़ दो, उसको तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कोई लेना देना नहीं है। जहां फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल होगा, कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, जहां उसका स्टैंडर्ड बनेगा, जहां कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, वहां पे जितने इन्वेस्टमेंट्स है आपके, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है दूसरे कंपनियों में, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है, इन्वेस्टमेंट जहां पर आप इन्वेस्टमेंट इन यूटीआई है, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स को हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मानते हैं। और इन सारों इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला जो स्टैंडर्ड है, ये बताएगा आपको कैसे अकाउंट करना है। मगर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट का नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माने आप बंबई में हो, आपका फैक्ट्री बंबई में है, आपने बैंगलोर में लैंड में पैसा डाला है, लैंड और बिल्डिंग खरीदा आपने बैंगलोर में, आप उसको यूज नहीं करने वाले हो अपने बिजनेस में, तो ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट नहीं हुआ। आप बिल्डर भी नहीं हो कि आप उसमें ट्रेड करोगे, तो आपका इन्वेंट्री भी नहीं हुआ। आपने सिर्फ पैसा इसके लिए उसमें डाला कि आपको कल भाड़ा अच्छा है, रेंट अच्छा है, और आप कल बेचोगे तो आपको अच्छा कैपिटल गेना है। तो आपका इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट प्रॉपर्टी वाज इन्वेस्टमेंट। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।
तो जहां एफआई एप्लीकेबल है, जहां हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट आप पर थोपते हैं, वहां पर जितने इन्वेस्टमेंट्स है, सारे आपके इन्वेस्टमेंट्स है, वो सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है इनका। और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैंडर्ड ये बताएगा कि इसको कैसे अकाउंट करना है। मगर आपके पास एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है जिसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं किया जाता है स्टैंडर्ड में, जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब देखिए एएस में, ध्यान में अपना स्लाइड देखिए, एएस में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो एप्लीकेबल है ही नहीं, एफआई है ही नहीं, इसीलिए एएस में हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है एएस 13, जो कहता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। और इस स्टैंडर्ड के अंदर आपको आता है हाउ टू अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, हाउ टू अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, हाउ टू अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स एंड हाउ टू अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये सारे इसके अंदर आते हैं एएस 13 में, क्योंकि एएस में जो हमारा छोटा पटरी है, एएस जो हमारा छोटा पटरी है, इसमें एफआई नॉट एप्लीकेबल है। तो एक अलग सा स्टैंडर्ड है एएस 13 जो हमें बताता है कि हमें इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करना है, चाहे वो शेयर्स हो, सिक्योरिटी हो, डिबेंचर हो या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो। इंड एएस में, जब आप इंड एएस में जाओगे तो इंड एएस में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जाग जाता है, एप्लीकेबल है। और जब ये जाग जाता है, इसका जो स्टैंडर्ड है ये सारे इन्वेस्टमेंट्स को अपने तरफ खींच लेगा। माने इन्वेस्टमेंट इन शेयर उसमें घुस जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी उसमें घुस जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर उसमें घुस जाएगा। क्या नहीं घुसेगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और इसीलिए इंड एएस में अलग सा स्टैंडर्ड जो है वो सिर्फ है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ना कि अकाउंटिंग फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आप एएस और इंड एएस को साथ में देखोगे तो एएस में दिखेगा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, सारे इन्वेस्टमेंट उसमें है। मगर अगर आपको इसका करस्पॉन्डिंग इंड एएस देखना है तो आपको दो स्टैंडर्ड देखना होगा। एक देखना होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एक देखना होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर को एड्रेस करेगा। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसका आपको अलग से एक स्टैंडर्ड इंड एएस में मिलेगा जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड एएस। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आता है। आज हम आपके साथ हमने 5 पॉइंट किया है, 5 पॉइंट्स ओनली। पहला हमने किया हिस्टोरिकल कॉस्ट और फेयर वैल्यूएशन, दूसरा हमने किया कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स, तीसरा हमने किया चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है मेथड। अगर आप डेप्रिसिएशन का बदलते हो या इंटेंजिबल एसेट का अमोर्टाइजेशन बदलते हो तो सिर्फ वो चेंज इन एस्टिमेट है, इसको हम चेंज इन पॉलिसी नहीं मानते। फोर्थ हमने किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। एएस में 4 है, इंड एएस में 6 है एक्चुअली। पीएनएल के साथ जुड़ा हुआ है एक सॉकी और एक अलग सा है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी। और फिफ्थ हमने ये किया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है ऐसा कोई कंसेप्ट एएस में है ही नहीं, इंड एएस में है, एंड जो कि इंड एएस में वो एप्लीकेबल है। इसीलिए इंड एएस में एक अलग सा स्टैंडर्ड है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एएस में सारे एएस 13 में लागू कर दिए गए। तो हमने आपको इस लेक्चर में, इस लेक्चर का पर्पस हम आपको अब बता देते हैं। हमें रिक्वेस्ट आया था बहुत से सेंटरों से कि आप सर अपना डेमो दीजिएगा। यूजुअली हम डेमो लेक्चर नहीं करते हैं, ऐसे हम सीधा टॉपिक करते हैं। अगर हमारा बैच स्टार्ट होता है, अभी अगले 2 हफ्ते के अंदर स्टार्ट होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बैच चलेगा, हम सीधा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। मगर रिक्वेस्ट थे सेंटर से सर डेमो लेक्चर कीजिएगा, तो इसीलिए हमने एक डेमो लेक्चर ऑर्गेनाइज। अभी डेमो लेक्चर में टॉपिक कौन सा करें? थोड़े सेंटर्स ने कहा सर आप सीधा टेक्निकल टॉपिक कीजिएगा, लेकिन क्या होता है बेटा, टेक्निकल टॉपिक हम करते हैं एक लेक्चर में तो होगा नहीं, 3 या 4 लेक्चर लग जाएंगे एक स्टैंडर्ड के।
तो हमने ये डिसाइड किया कि हम बच्चों को, जो हमारे आईपीसीसी के बच्चे हैं अब फाइनल में आ रहे हैं, उनको एक ओवरव्यू देते हैं कि देखिए आपका फाइनल में जो स्टैंडर्ड्स वाले टॉपिक है उसमें क्या अंतर आ चुका है और ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स है जो आपको अभी सीखना है। क्योंकि ये जो आज आपने सीखा है, ये 5 जो पॉइंट है आपके, ये आपके एएस और इंडेस के जर्नी जब आप अंदर घुसोगे तो बहुत काम में आएगा। तो हमने एक ओवरव्यू वाला लेक्चर डिजाइन किया, ओवरव्यू वाला लेक्चर। अब अगले हफ्ते से हमारा रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर May 24th, May 25th से हम स्टार्ट कर रहे हैं। May 25th से हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा ऑफ एक्चुअल लेक्चर्स, टेक्निकल लेक्चर्स। उसका भी आप डेमो देख सकते हो। वो तो टॉपिक वाले लेक्चर्स होंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन वाले टॉपिक में, तो आप वैल्यूएशन का लेक्चर देख सकते हो। मगर ये वाला जो लेक्चर था आपने, जो हमने अब किया आपके लिए, इसमें आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हम टेक्निकली कैसे कोई एरिया को टच करते हैं। बच्चों आपको बता दूं कि हमारे सारे लेक्चर के रिकॉर्डिंग होंगे चेन्नई से, क्योंकि हम अब चेन्नई में रहते हैं, वहां से रिकॉर्डिंग होगा, मगर हिंदी में होगा। पूरे लेक्चर्स हम हिंदी में करेंगे। बोर्ड ऐसा ही दिखेगा जैसा आपको आज दिखा है, हम भी ऐसे ही रहेंगे। हमारे ऑफिस है चेन्नई में, प्रैक्टिस करते हैं हम, बड़ा सा प्रैक्टिस है। उस ऑफिस से आपका लेक्चर्स रिकॉर्ड होगा और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिया जाएगा। हम वीकली 4 डेज रिकॉर्ड करते हैं, 4 लेक्चर, और आपको नेक्स्ट वीक के लिए दे देते हैं। हर हफ्ते हम 4 लेक्चर करते हैं, आपको नेक्स्ट वीक के लिए देते हैं। पूरा एफआर का जो सिलेबस है, लगभग 75 लेक्चर्स लगेंगे। अपने स्लाइड देखिएगा, लगभग 75 लेक्चर्स लगेंगे ऑफ 2.5 आवर ईच। 75 लेक्चर्स लगेंगे लगभग ऑफ 2.5 आवर ईच, जो कि टोटली अबाउट 185 आवर्स बनेगा आपका, 185 आवर्स। हर वीक 4 या 5 लेक्चर आपके सेंटर में चला जाएगा, जो आप वो वीक में देखोगे। फिर नेक्स्ट वीक और 4-5 लेक्चर जाएंगे और इन कंटिन्यूटी जाएंगे सारे लेक्चर्स। आपका ब्रॉड सिलेबस बता दूं एफआर में। एफआर में अगर आप अपना सिलेबस देखिए तो एक है स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस नोट, ये लगभग आता है 30 से 35 मार्क। दूसरा एक टॉपिक है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये लगभग आता है 20 मार्क से 25। तीसरा है वैल्यूएशन, ये कभी कभार 16 मार्क का आता है, कभी कभार 30 मार्क का आता है। इस वाले अटेम्प्ट में 30 मार्क्स का आया था। फोर्थ है मिसलेनियस, जिसमें बहुत से सब टॉपिक्स है। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, एनबीएफसी है, म्यूचुअल फंड है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, और इसका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ये 20 से 30 मार्क तक आएगा। बस 4 टॉपिक है, हर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स हैं। जब आप स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट कहते हो तो आपको पूरा एएस पढ़ना है, 29 स्टैंडर्ड्स और उतना इंड एएस पढ़ना है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कहोगे तो एमालगमेशन पढ़ना है, बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ना है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ना है, रिवर्स मर्जर पढ़ना है। वैल्यूएशन कहता हूं तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस पढ़ना है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट पढ़ना है, और मिसलेनियस। तो सिलेबस बड़ा है, मगर ओवरऑल ग्रुपिंग आपके 4 है। और कंसोलिडेशन, वो कैसे भूल गया मैं, कंसोलिडेशन, जो कि 16 से 30 मार्क तक आता है। होल्डिंग और सब्सिडरी का कंसोलिडेशन, पेरेंट और चाइल्ड का कंसोलिडेशन, ये आपका सिलेबस है। हर ये जो मैंने ग्रुप किया है, स्टैंडर्ड्स, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन, मिसलेनियस, कंसोलिडेशन, सभी से आपके एग्जाम में सम आता है। बहुत से सब टॉपिक से हर मेन टॉपिक में। ये पूरा ये जो सिलेबस है हम लगभग 185 आवर्स में खत्म करेंगे। आपको क्या करना है, देखिए, आप अगर ये क्लास ज्वाइन कर रहे हो, हर वीक आपको 5 दिन अपना रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है। 2.5 घंटे का एक लेक्चर है, 2.5 आवर्स का।
5 लेक्चर देखना है आपको वीकली। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड तक आपका 185 आवर्स खत्म हो जाएगा। जो हम आपको टेक्स्ट बुक दे रहे हैं वो पूरा करना है, और एग्जाम के पहले आपको इंस्टीट्यूट का आरटीपी करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। जब आप इंस्टीट्यूट का आरटीपी करोगे, हमारा टेक्स्ट बुक्स 80% 90% आरटीपी कवर हो जाएगा। ऊपर का 5-10% होगा जो आपको करके जाना है। इसके अलावा आपको एफआर में कुछ नहीं करना है। हमारे बच्चे एफआर में बहुत हाई मार्क्स स्कोर करते हैं। मई 16 और नवंबर 16 में हमारे बच्चे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थे, दोनों चेन्नई से थे। हमने उनको सिखाया था, एक को 89 का स्कोर था एफआर में, दूसरे को 93 का स्कोर था। इसके पहले हम बॉम्बे में सिखाते थे और बहुत से रैंक्स ला चुके हैं और एफआर में बहुत हाई स्कोर आता है। तो आप पेपर का चिंता नहीं कीजिएगा। ये जो डेमो लेक्चर है ये इसीलिए लिया गया क्योंकि आप हमें जानते नहीं हो। तो आप अगर हमारा मेथड देखोगे कि हम ये सर कैसे समझाते हैं तो आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। ये सैंपल है स्वीट शॉप का। आप मिठाई के दुकान में जाते हो, आप मिठाई देखते हो, कहते हो एक सैंपल दो, ये वाला सैंपल वाला लेक्चर है। आपको स्वीट चखने मिला है, आप ज्वाइन करोगे तो आपको पूरा मिठाई खाने को मिलेगा। सैंपल फ्री है, मिठाई के लिए पैसा भरना है और लेक्चर्स में बैठना है। तो ये पूरा जो लेक्चर था ये आपको एक सैंपल देना है कि हम इस टॉपिक को कैसे अप्रोच करते हैं। ऐसे हम ये सारे टॉपिक्स को अप्रोच करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया, हमारा मेथड आपको समझ में आया कि ये सर कैसे सिखाते हैं। कॉन्फिडेंस आता है आपको कि आप ये स्वीट खरीद सकते हो और खा सकते हो और मार्क्स भी आप ला सकते हो। इसके बाद हम सीधा टॉपिक का लेक्चर लेने स्टार्ट करेंगे जो कि 24 मई से हमारा स्टार्ट होगा। आपके पास जून फर्स्ट वीक से टॉपिक्स आ जाएंगे। 4 मंथ्स का बैच है। वीकली आपको 5 लेक्चर देखना है, 2.5 घंटे का, 2.5 आवर पर लेक्चर। जो क्लास में करते हैं उसको घर में करना है और आरटीपी को एग्जाम के पहले देखना है, बस। और कुछ नहीं करना है आपको, सीधा एग्जाम में जाना है। 80 के ऊपर आपका स्कोर एश्योर्ड है एफआर के पेपर में। समझाना मेरा काम है, बैठना आपका काम है। थैंक यू, गॉड ब्लेस।